नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा यानी आपके एग्जाम होने वाला 2025 का 27 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला 28 फरवरी को, उसके अंदर जो हिंदी यानी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट रहने वाली है हिंदी, सबके समथिंग 90% अभ्यर्थियों के लिए लैंग्वेज प्रथम हिंदी रहने वाले साथियों, उनमें 30 में से 30 आपके कैसे आएंगे। बिल्कुल शानदार ये पेपर देख के जाइए, क्योंकि सबसे बेसिक बात है साथ ही मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ आपको कि ओल्ड इज गोल्ड हमेशा यही होता है। पुराने प्रश्न देखो उसमें से बहुत ही शानदार आपको सीखने को मिलता है और 85 से 90% क्वेश्चन है वापस रिपीट होते हैं सर। तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी साथियों को शेयर कीजिए। और आज की जो अपनी क्लास है वो स्टार्ट होती है हिंदी की और सारे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। साथियों देखिए आज अपन बात करते हैं भाषा फर्स्ट के माध्यम से मैं जो जिन जिन विद्यार्थियों के लिए भाषा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की है उनके लिए शानदार सा एक क्लास रहने वाली है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, अगर जो जो आपको क्वेश्चन आते हैं साथियों ना, तो आते हैं पहले तो मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर दीजिए और फिर लास्ट तक आप आंकलन कीजिए कि आपने कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट में ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो, जरूर बताइए कि हमारे इतने आंसर सही हो रहे हैं और बिल्कुल शानदार तैयार कीजिए। मैं एक ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूँ साथियों और मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन ऑफिशियल पेपर है और इसी की ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही मैं आपको जो सारा इसके सारे आंसर बताने वाला हूँ। बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का है कि किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उस विधि के अंदर जो सत्य कथन है वो कौन सा सत्य कथन। देखो आराम से ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में साथियों आप एक एक जो क्वेश्चन है वो गलत कर सकते हो, तो आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उसके अंदर सत्य कथन की बात करनी है, तो सत्य कथन के लिए मैं सबसे पहले बता दूं आपको इनमें से कौन सा है। ये एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, ये आपको ध्यान में रखना है कि नहीं है ये मैं बताऊंगा बात। ठीक है, ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। क्या ये सत्य कथन है? कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, क्या ये सही है? भाषा की व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो इसका जो सही कथन आपको कौन सा लग रहा है, अब मैं इसका लास्ट आंसर इसको मैं ऑफिशियल आंसर में बता रहा हूँ साथियों। अगर आपका सही है तो सही करना, अगर आपके गलत हो तो गलत करना। लास्ट में 30 क्वेश्चन तक आप देखना आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की जो शिक्षा है इस विधि से नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल ही किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बेसिक शिक्षण जो प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में दी जा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका शानदार उत्तर क्या होने वाला है। केवल किताबी ज्ञान से, या फिर आप सामाजिक पर्यावरण से दे सकते हो, या फिर प्रगति सूचक लेखा चित्र से, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको आंसर बताना वाला है। तो ऑफिशियल आंसर इसका हो जाएगा यानी सामाजिक पर्यावरण से। जो बेसिक शिक्षा है ना वो हमेशा सामाजिक पर्यावरण से मिलती है, किताबी ज्ञान सूचक चित्र से कुछ नहीं है। यानी सामाजिक जो आप समाज में रह के जो जो सीख रहे हो वही तो बेसिक ज्ञान है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला आज का देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के अंदर की बात कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो तीसरा कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है उसकी सीमा क्या है, सीमा के बारे में बताना है। तो अब आपको इसमें से क्या ऑप्शन लगता है, क्या सीमा यह है उसकी कि इसमें विद्यार्थियों को भाषा के जो तत्व है उनका ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, या फिर इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, या फिर इसमें जो व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जा सकता है, या फिर साथियों ये हो सकता है कि ये शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली जो बड़ी कक्षा होती है उन बड़ी कक्षाओं में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल साथियों आपको सही लगता होगा, जो बड़ा आंसर बड़ा उत्तर, बिल्कुल ही शानदार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये शिक्षण प्रणाली है ना जो अधिक विद्यार्थियों वाली जो बड़ी कक्षा होती है उनमें अध्यापन के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होती है। ये इसकी एक सीमा की बात कर रही है, व्यक्तिगत अनुशासन प्रणाली। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑफिशियल ऑप्शन है। ठीक है, ऑफिशियल ऑप्शन, ऑफिशियल उत्तर और ऑफिशियल प्रश्न पत्र बिल्कुल डाउनलोड कर रखा है ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल साइट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों, बिल्कुल साथियों अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन सा जो परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है, इसको आप पढ़े नहीं है। इसमें आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें मेरे साथियों, क्योंकि ये चोट हो रखी है। ठीक है, अब देखो, अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा सब अध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, या फिर कह सकते हो आप कलात्मक प्रयोजन। अब इसमें से 34वें का आप कौन सा दो, फटाफट दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कलात्मक। यानी देखो एक में और बताऊं,
जब पेपर हुआ तब कई अध्यापकों ने इसका उत्तर बताया सी, यानी विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय शिक्षण हेतु मार्गदर्शन। बिल्कुल वो उत्तर गलत था साथियों। फिर वो बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की आई, उसके थ्रू इसमें उत्तर माना है कलात्मक प्रयोजन, यानी इसमें पूछा क्या, देखो पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम कौन कौन सा इसका सोपान नहीं है, तो कलात्मकता नहीं होता ना, अध्ययन है तो कार्य आवंटन हो सकता है, अध्ययन है तो निर्देश हो सकता है, और विद्यार्थी द्वारा जो स्वाध्याय है और शिक्षक द्वारा जो मार्गदर्शन है, ये तो होना ही है ना, चारों तीनों तो फिर ये बचता कौन है, कलात्मक प्रयोजन, ये नहीं होगा इसका उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, सर्वप्रथम सरल समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं, उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, क्या उच्च प्राथमिक स्तर के, या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के लिए। भावी शिक्षक मोदी आप समझ में हुए, प्राथमिक स्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही शानदार तैयारी करके साथियों, शिक्षा विभाग में आपका बहुत बहुत वेलकम। ठीक है, भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल है, अब इसमें से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है, सुनना या बोलना, लिखना या पढ़ना, बोलना या लिखना, पढ़ना या बोलना, अब इनमें से आपको कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर एकदम, बोलना और लिखना। भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है, बोलना और लिखना, इसके द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है, 37 नंबर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा लेखन से संबंधित। क्या हो जाएगा, लेखन से संबंधित। एक बात और आपको बताऊं, बहुत ही शानदार पेपर साथियों, मैंने पिछली बार दिया था ना ये पेपर, ठीक है, मैं फिलहाल तो सिलेक्टेड हूँ, पिछली बार जब मैंने पहले पेपर दिया था तो इसमें मेरे कितने 27 नंबर, 30 में से 27, 3 नंबर के क्वेश्चन तो थोड़ा डाउटफुल थे, वो गलत हो गए थे साथियों, इस हिसाब से 27 नंबर बहुत बहुत ही शानदार पेपर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 38वां यानी 8वां अपना आज का 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, ये आपको बताना, क्या वो प्रेक्षक सामग्री, दृश्य सामग्री, सर्वे दृश्य सामग्री और सर्वे सामग्री। बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। लिंगाफोन जो रिकॉर्ड प्लेयर है वो सर्वे सामग्री होती है ना साथियों, बिल्कुल कौन सी, सर्वे सामग्री, बिल्कुल शानदार इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, इसको ध्यान में रखना मेरे साथियों इसका बिल्कुल ही आपको ध्यान में रखना, नहीं को भूलो ही मत। ठीक है, क्योंकि इस यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, गलतियां करता है, छोटी छोटी गलतियां, और एक नंबर की अगर छोटी सी गलती आपको देरी नहीं बनाए रख सकती तो समझो आपका पेपर बहुत अलग अलग कर सकती है, रिजल्ट इधर का उधर भी कर सकती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, या फिर नियंत्रण कक्ष, या फिर विश्राम कक्ष, कौन सा हो सकता है, फटाफट शानदार उत्तर दीजिए आप। इसका हो जाएगा विश्राम कक्ष, यानी भाषा जो भाषा प्रयोगशाला में अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, विश्राम कक्ष का लेना देना नहीं है, श्रवण कक्ष है, परामर्श कक्ष, नियंत्रण कक्ष सब है, लेकिन विश्राम कक्ष इससे कोई संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां यानी इस पेपर का 40वां, सस्वरवाचन का गुण है, सस्वरवाचन का कौन सा गुण है साथियों, ये आपको बताना है। तो इसका 40वें का उत्तर क्या होगा, अस्पष्ट जो उच्चारण है, या क्षिप्रता है, उचित ध्वनि निर्गम, या अस्वाभाविकता। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा उचित ध्वनि निर्गम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 41 आज का 41वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है, उपयुक्त कथन कौन सा है, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान सहनशील और विषय विशेषज्ञ होने चाहिए, या फिर मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए, या फिर यह हो सकता है कि मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। अब इसमें से कौन सा होगा, जो मजबूत कौन सा है आपको ये बताना है। इसका मजबूत तो यही होगा ना साथियों, बी यानी मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, यही तो इसका बेसिक फंडामेंटल है। बहुत ही शानदार उत्तर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर अगला, मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है, किसकी है ये आपको बताना है। तो क्या माइकेलिस और सीसी रॉस ब्लूम और ये क्या है राइसस्टोन। ठीक है, अब इसमें से कौन सा उत्तर आपको हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल ही सही एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 माइकेलिस। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा माइकेलिस साथियों। बिल्कुल ही शानदार क्लास है साथियों, आप चैनल से जुड़े रहे, एग्जाम आपका जब तक नहीं होगा तब तक सारी बहुत ही शानदार आपको क्लास जीके की मिलेगी, सारे पुराने पेपर भी मिलेंगे, और आपको थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की भी इसमें मैं रेगुलर अपलोड करता रहूंगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43
विद्यार्थी की जो सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु करवाया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। इसमें से 43 विषय, क्या शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, क्या शिक्षण ब्लॉक शिक्षण कहलाता है, क्या ये अभ्यास शिक्षण कहलाता है, या फिर उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसका आंसर दीजिए मेरे फटाफट मेरे प्यारे साथियों। इसका हो जाएगा उपचारात्मक, यानी जो कोई कठिनाई आई उपचार के द्वारा उसको दूर करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। हो गया सही उत्तर, ठोको आगे चलो। क्वेश्चन नंबर अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, ये ध्यान में रखना है। कौन सा दोष है? क्या ये हो सकता है इसमें से विद्यार्थियों को निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, या फिर विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, या फिर इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, या फिर ये हो सकता है ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है कि जब विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात कब हो। बताओ इससे 44 के अंदर। तो इसका उत्तर तो यही है साथियों, चौथा, ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है कि जब विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कम हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये दोष है, दोष दोष, ठीक है, ये कमी बता रखी है, ठीक है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन 45, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 2 का, 3 का, 1 का, या 4 का? बताओ फटाफट। यानी ये सबको पता है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो वो पद होते हैं 4। तो 4 में 4 ठोको, 4 डी, ऑप्शन राइट सी, सॉरी डी, ठीक है, डी, 4 के 4। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब एक बहुत बड़ा दे रखा है, क्या ये देखा गद्यांश। इस गद्यांश को आपको आराम से पढ़ना, बेटे प्यार से पढ़ना है, सोच समझ के, जल्दबाजी ना करें आप, फल फल ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे नहीं, डोंट अलाउड। आराम से पढ़ोगे तभी जाके इन प्रश्नों के उत्तर दोगे, तभी जाके इन प्रश्नों के आराम से उत्तर दे सकते हो। चलो मैंने आराम से पढ़ लिया, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर से, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अब आपको ये आंसर आपको बताना है कि सदैव का, तो इसका सदैव का क्या हो जाएगा? सद एव धन एव, सदा धन एव, सद धन एव, या फिर सदा धन एव, ये एव ये अव ये एव, ठीक है। अब इसमें से हल्का सा ध्यान रखना आपको, तो इसका सदैव का हो जाएगा सदा प्लस एव। कौन सा हो जाएगा? सदा प्लस एव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, ऑफिशियल आंसर आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। 46 अगला क्वेश्चन नंबर होता है 47 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जो विष शब्द है ना, विष, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विष का, विष यानी जहर, और जहर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गरल। क्या होता है? गरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरल। अर्णव अश्वसु और उर्ग नहीं होगा। 47 का उत्तर हो जाएगा गरल। क्या हो जाएगा? गरल। अगला क्वेश्चन, विरोधी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विरोधी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब इसका वाहक हो सकता है क्या? अवरोधी हो सकता है क्या? शत्रु हो सकता है? नहीं, जो विरोधी होता है एक तो विरोध करता है और एक समर्थक करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समर्थक। वेरी गुड, बहुत ही शानदार उत्तर आपका। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा जो शब्द है, मनोदशा, उस शब्द का आशय क्या है? यानी मनोदशा, मनोदशा का मतलब क्या होता है? गुण 50 वही कहना चाह रहा है। मनोदशा का मतलब मन की दशा। तो कहाँ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मन की दशा है? मन से दिशा नहीं, मन पर दशा नहीं, मन को दशा बिल्कुल नहीं, मन की दशा, ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। शानदार क्वेश्चन। मनुष्य शब्द है कौन सा है? क्या ये मनुष्य शब्द अव्यय है? क्या मनुष्य शब्द भाववाचक संज्ञा है? क्या मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है? क्या मनुष्य शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो मेरे प्यारे साथियों क्या बताओ, मनुष्य एक जाति है। जाति का बोध करवाता है नहीं करवाता? तो मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक शब्द है, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार। अब है 51 से 55, फिर भी ये एक बहुत ही शानदार गद्यांश आ गया। इस गद्यांश को आप मेरे साथियों आराम से पढ़ो, बहुत ही ध्यान से पढ़ो इसको, और आराम से पढ़ के बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल आपको टाइम बहुत मिलेगा, डोंट वरी। इसको पढ़ के फिर इसका आंसर दो। चलो आंसर देते हैं, पढ़ लिया आराम से। अब क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 51वां, अमूल्य का अर्थ क्या है? अमूल्य का अर्थ क्या है? जिसका कोई मूल्य न हो, या जिसका मूल्य बहुत कम हो, या जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, या फिर जिसका मूल्य न आंका जा सके, वो होता है अमूल्य। बिल्कुल, तो यही है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अमूल्य का अर्थ होता है कि जिसका मूल्य न आंका जा सके। सही उत्तर हो गया 51 का, ऑप्शन नंबर डी सही। चलो क्वेश्चन नंबर 52। 52 कह रहा है कि निधियां शब्द का एक वचन होगा। निधियां, ये एक बहुवचन, शब्द का एक वचन क्या होगा? निधि होगा। क्या होगा? निधि। अब भाई साहब समस्या ये आ रही है, सब में निधि दे रखा, लेकिन किसी में नी छोटी, किसी में नी बड़ी, किसी में धी छोटी, किसी में धी बड़ी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। बस आपको डोंट, बिल्कुल दिमाग को एकाग्र करके सोचना है कि होता कौन सा है। निधियां शब्द बड़ी है, इसका एक वचन में सभी निधियां छोटी होती है। तो निधि, ऐसा कौन सा निधि है जिसमें सब छोटी छोटी है? देखो अब इसमें देखो, इसमें बड़ी,
इसमें भी एक बड़ी आ गई, इसमें भी एक बड़ी आ गई, इसमें दोनों छोटी है। देखो नी भी छोटी और धी भी छोटी, तो निधि में हमेशा निधि दोनों ही छोटी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नी में निधियां, इस या को हटा दो, बाकी देखो पूरा पूरा सॉल्ट बन रहा है ना, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। या को हटा दो, निधि निधि सीधा निधि निधि आ गया, एक क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, निधि, यानी ऑप्शन नंबर इसका 52 का सी उत्तर सही। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार 53वां, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन भूतकाल, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों। तो इसका जो है वो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कि भाव जो शब्द है वो शब्द है क्या है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग, कौन सा है ये भाव शब्द। ठीक है, तो 54 के अंदर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, क्या ये स्त्रीलिंग है, बिल्कुल, भाव तो हमेशा पुल्लिंग ही है ना, तो इसमें तो देखने की आवश्यकता नहीं है ना, भाव तो पुल्लिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी पुल्लिंग ऑफिशियल उत्तर, एक बिल्कुल बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 55वां, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है, अचेतन का अर्थ क्या होता है, निश्चित या फिर एकत्र या चकित या निर्जीव। अचेतन जिसमें जीव ना हो, कोई लेना देना हो, अजीव हो, तो वो हो गया निर्जीव। क्या कहलाता है, क्या कहलाता, निर्जीव, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, वाक्य में कितने अंग माने गए ये आपको ध्यान में रखना है, वाक्य के कितने, क्या 4 अंग, 1, 2 या 3। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही शानदार, तो वाक्य के 2 ही अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। ठीक है, आगे रचना के आधार पर आपको बताना है कि वाक्य का प्रकार, रचना के आधार पर बताना है, बाकी विधान के अलग 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 है, लेकिन अपने को रचने की बात कर रखी है ना। तो 57 के अंदर क्या हो जाएगा, रचना के अंदर क्या, विधानार्थक वाक्य, कृतवाक्य, कृतवाच्य वाक्य, या संयुक्त वाक्य, या भाववाच्य वाक्य, ये आपको है। लेकिन जो रचना के आधार पर तो संयुक्त वाक्य होते हैं, सरल संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल संयुक्त मिश्रित, ये आपको ध्यान रखना, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त जो विराम चिन्ह है वो क्या कहलाता है, दो शब्द होते हैं ना, उनको भी जोड़ना है, तो क्या वो विवरण चिन्ह वो कहलाता है क्या, बिल्कुल नहीं कहलाता साथियों, विवरण चिन्ह का तो लेने देने नहीं है। क्या वो योजक, बिल्कुल अभी वापस आते हैं, अवतरण नहीं होगा, लोप भी नहीं होगा। अब देखो दो शब्दों को जोड़ने का तो योजक ही कहलाएगा ना, योजक मतलब जोड़ जोड़ होती है, उसी को तो योजक कहते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम ही है, तो योजक बिल्कुल ऑप्शन सी, ये बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। अगला है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये बहुत ही शानदार अच्छी लोकोक्ति आई है। ठीक है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है, तो इसका सही अर्थ कौन सा हो जाएगा, सबसे अलग विचार रखना, या फिर समय के अनुसार कार्य करना, समय अनुसार, या फिर सदा एक सी स्थिति बने रहना, या फिर समातीत कल्पना करना। अब इसमें से आप फटाफट, शानदार सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बता दो साथियों फटाफट से। ठीक है, अब इसका जो उत्तर हो जाएगा, यानी ढाक के 3 पात लोकोक्ति है, उसका मतलब ये होता है कि सदा से, हमेशा हमेशा की बात करें, एक ही स्थिति बने रहना, ना उतार ना चढ़ाव, बस उसके बोलते ढाक के 3 पात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत लज्जित होने का अर्थ में मुहावरा का अर्थ बताओ, बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लज्जित होना, इसका तो सबको पता होगा ना, घड़ों पानी उपड़ना, टोपी उछालना, घोड़ों बेचकर सोना, डंका बजना, डंका से लेना देना नहीं है, टोपी उछालना से मतलब नहीं है, घोड़े बेचकर सोना इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना लज्जित होना अर्थ मुहावरे का है। बिल्कुल साथियों, ये थे अपने 30 क्वेश्चन हिंदी के। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि 30 में से आपके ईमानदारी से कितने नंबर आए साथियों, ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार भी जिक्र करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए फायदे के लिए बहुत ही शानदार शानदार क्लासें आने वाली है। जीके की चाहिए कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और पुराने क्वेश्चन, बहुत ही स्पेसिफिक शानदार सा मिलने वाला कंटेंट कैसा लगा ये भी आप बताइए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।